जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। साथियों, अगर इतिहास का कोई पोर्शन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है किसी भी एग्ज़ाम में तो वह है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का। यानी किसी एग्ज़ाम में अगर हिस्ट्री पूछी जा रही है तो उसमें से 70 to 80% क्वेश्चन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से आते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये आपके लिए सेशन बनाया है जिसमें मैं कुछ प्रमुख स्वतंत्रता आंदोलन कवर करने वाला हूँ और वो कब घटित हुए थे, यानी कब वह घटना घटी थी, इसको भी मैं आपको समझाऊंगा। बाकी उस आंदोलन से जो इम्पोर्टेंट कुछ बन सकता है वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो इसके लिए आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो जिसमें जीएस पूछी जाती है और हिस्ट्री पूछी जाती है तो आप सभी लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। वो चाहे एसएससी का हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी का हो, चाहे रेलवे का हो और चाहे यूपी पीसीएस का हो। तो यह सेशन सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर करने वाले हैं। जैसे कि बंग भंग आंदोलन क्यों हुआ था, मुस्लिम लीग कब बनी थी, होम रूल लीग क्या थी, गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, क्रिप्स मिशन क्या था, कैबिनेट मिशन क्या था, माउंटबेटन प्लान क्या था, तो सबकी चर्चा इस वीडियो में होगी। वीडियो शुरू करने से पहले जो हमारे चैनल पर पहली बार आया हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि कोई भी अपडेट आए तो आप सब तक तुरंत वीडियो के माध्यम से साझा कर दी जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो वह 1757 एडी से शुरू हो जाता है, लेकिन जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वह लगभग जब आईएनसी बन गई थी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गई थी उसके बाद का ही जो टाइम पीरियड है वह हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी बनी कब थी तो वो 1885 में बनी थी, तो उसी के बाद का कालखंड हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। और उसमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वह बंगाल विभाजन के बाद का काल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए मैंने बंग भंग आंदोलन से यहाँ पर शुरुआत की है। और बंग भंग आंदोलन क्या था, इसमें देखिए, जब हमारे बंगाल का विभाजन किया गया था, लॉर्ड कर्जन ने, जिसे आमतौर पर दुर्जन बोला जाता है, तो उस कर्जन ने हमारे बंगाल विभाजन को स्वीकृति दी थी। यानी हमारे बंगाल को दो भाग में डिवाइड किया था, एक तो ईस्ट बंगाल था और एक था वेस्ट बंगाल। वही ईस्ट बंगाल आज जाके बांग्लादेश बन गया और वही वेस्ट बंगाल आज हमारा वेस्ट बंगाल जो पश्चिम बंगाल है वह बना है। तो जब बंगाल को विभाजित किया गया तो जो हमारे आईएनसी के लीडर थे यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो लीडर थे, जो भी नेता थे, उन्होंने बंग भंग आंदोलन चलाया कि आप लोग इस बंगाल के विभाजन को भंग करिए। और इसी को स्वदेशी आंदोलन भी बोला जाता है क्योंकि इसी आंदोलन से हमारे जो भी राजनेता थे उन्होंने स्वदेशी अपनाना शुरू कर दिया था। यानी अंग्रेजों के जब भी कपड़ों को या जो भी अंग्रेज ऑफिसर्स थे उनको बॉयकॉट करना शुरू कर दिया था। और ये बंग भंग हुआ कब था तो ये 1905 में घटना हुई थी। बंगाल विभाजन किया किसने था तो वह कर्जन ने किया था। कर्जन, जिसे हम लोग दुर्जन बोलते हैं क्योंकि भाई उसने बहुत ही गंदा काम किया था, नाम था उसका कर्जन। और कब किया था 1905 में। फिर आगे बात करते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना तो 1906 में हुई थी। और मुस्लिम लीग के बनने के बाद से ही हिंदू और मुसलमानों में विवाद बढ़ना शुरू हो गया। और जब मुस्लिम लीग बनी तब उसने बंगाल के विभाजन को सही ठहराया। तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में और इसे स्थापित किया किसने था तो आगा खान के नेतृत्व में इसे स्थापित किया गया था, आगा खान। और इसी मुस्लिम लीग ने जो स्वदेशी आंदोलन चल रहा था इसको भी विरोध किया कि मतलब आप जो ये स्वदेशी आंदोलन कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। और इसी मुस्लिम लीग के जो आगे चल के मेन लीडर के सामने आए थे वह थे मोहम्मद अली जिन्ना। जैसे हमारे इधर इंडिया में महात्मा गांधी जी का नाम लिया जाता है, उसी तरह पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना का नाम लिया जाता है। और इसी जिन्ना के चलते हमारे भारत का आगे चल के बंटवारा भी हुआ था। ये भी मुस्लिम लीग के ही एक सदस्य थे। फिर आगे बात कर लें कांग्रेस का बंटवारा। आपने गरम दल और नरम दल के बारे में सुना होगा, एक था गरम दल, एक था नरम दल। तो जब गरम दल और नरम दल के बीच में फूट पड़ गई थी उसी को बोलते हैं कांग्रेस का बंटवारा। और यह कांग्रेस का बंटवारा हुआ था 1907 में। और 1907 में देखिए, हर साल आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक सेशन होता था। सेशन यानी एक सत्र हर साल में होता था। तो जो 1907 का सत्र हुआ था वो सूरत में हुआ था। और सूरत के सत्र में कांग्रेस का बंटवारा हो गया, यानी गरम दल और नरम दल अलग हो गए। इसीलिए इसको सूरत स्प्लिट भी कहा जाता है, यानी सूरत संकट कहा जाता है, सूरत स्प्लिट, क्योंकि इसमें आईएनसी दो भागों में बट गई थी या दो भागों में टूट गई थी, इसीलिए इसे सूरत स्प्लिट भी कहा जाता है। अच्छा, गरम दल के वो नेता थे कौन तो गरम दल के तीन नेता थे, जैसे लाल बाल पाल। लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक और पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल। ये थे गरम दल के नेता। और नरम दल के नेता में जैसे दादा भाई नौरोजी हो गए, गोपाल कृष्ण गोखले हो गए,
बाकी और भी जो हमारे उस समय के नरम दल के नेता थे उन दोनों में बंटवारा हो गया। फिर आगे बात करते हैं होम रूल आंदोलन। तो होम रूल आंदोलन शुरू हुआ था 1916 में, और होम रूल शुरू करने का श्रेय सबसे पहले जाता है एनी बेसेंट को। जो एनी बेसेंट थी, सबसे पहले उन्होंने ही होम रूल आंदोलन की शुरुआत की थी, एनी बेसेंट। और उसके बाद जो दूसरे मेन लीडर में सामने आते हैं वो थे बाल गंगाधर तिलक, यानी बीजी तिलक जी थे, वो उन्होंने होम रूल को शुरू किया था। तो होम रूल शुरू हुआ था 1916 में, स्टार्ट किया था एनी बेसेंट ने, फिर बाद में इसे ज्वाइन किया बाल गंगाधर तिलक ने। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, लखनऊ पैक्ट एक हुआ था दिसंबर 1916। और ऐसा क्यों? क्योंकि आईएनसी का जैसे हर साल सेशन होता था, तो इस साल 1916 में भी कांग्रेस का एक सत्र हुआ 1916 में लखनऊ में। तो लखनऊ इस सेशन की सबसे खास बात ये थी कि जो आईएनसी के जो दो धड़े थे, एक मॉडरेट यानी जिसे नरम दल बोला जाता है, नरम दल, और गरम दल, ये आपस में जुड़ गए, सबसे पहली बात, इसीलिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा क्या था कि ये नरम दल गरम दल एक साथ हो गए, उसी में मुस्लिम लीग भी एक साथ हो गई। यानी अब जो आईएनसी थी ये पूरी तरह एक हो गई थी नरम दल गरम दल के साथ, और मुस्लिम लीग भी इसके साथ जुड़ गई थी। इसीलिए लखनऊ पैक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि लखनऊ पैक्ट कब हुआ था। तो ये 1916 में हुआ था, जिसमें नरम दल गरम दल एक साथ आए थे, और आईएनसी और मुस्लिम लीग एक साथ आ गए थे। एमएल मतलब मुस्लिम लीग। फिर लखनऊ पैक्ट के बाद आया मोंटेग्यू घोषणा, और ये आई थी 1917 में। और इसमें क्या था, इसमें ये था कि जो भारतीय लोगों पे शासन हो रहा है वह भारतीयों को ही ट्रांसफर कर दिया जाएगा, यानी ऐसी घोषणा हुई थी। लेकिन बाद में जब ऐसा लागू करने की बात आई तब अंग्रेज लोगों ने ऐसा लागू किया नहीं था। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि मोंटेग्यू घोषणा आई कब थी, तो वह 1917 में आई थी। हालांकि एग्जैक्ट डेट याद रखने की इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन साल याद करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक सेशन अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आईएनसी के सभी सेशन पे कर दूंगा, यानी कि आईएनसी के जो इंपॉर्टेंट सत्र हुए थे वो कहाँ हुए थे, और जब इसकी स्थापना हुई थी तो स्थापना किसने की थी। क्योंकि आईएनसी एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसको यहाँ पे अभी डील नहीं किया जा सकता है। अगर आप लोग कमेंट में करेंगे, कमेंट में ज़्यादा लोगों ने इंटरेस्टेड दिखाया तो मैं इस पर भी वीडियो बनाऊंगा। फिर आगे बात कर लें रॉलेट एक्ट की। तो रॉलेट एक्ट आया था 19 मार्च 1919 को। और इस रॉलेट एक्ट में था क्या, तो इस रॉलेट एक्ट में ये था कि अंग्रेज लोग जब चाहें जिसको चाहें गिरफ्तार कर सकते हैं बिना किसी वारंट। यानी अगर अंग्रेज लोगों को ये लगा कि ये हमारे खिलाफ विद्रोह कर सकता है तो वो उसको गिरफ्तार कर सकते थे। इसी को रॉलेट एक्ट बोलते हैं, और इसी को काला कानून भी बोला जाता है, काला कानून। और इसी रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए एक डॉक्टर सत्यपाल थे, सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, एक सैफुद्दीन किचलू थे, ये बड़े लीडर थे। और यही इस रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। देखिए कड़ियाँ जुड़ती जा रही। रॉलेट एक्ट आया 19 मार्च 1919 में, इसका विरोध करने के लिए किचलू और सत्यपाल जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए। और 13 अप्रैल 1919 को जब ये इकट्ठा हुए थे, इसका विरोध कर रहे थे, तभी जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जहाँ पर जनरल ओ डायर ने गोली चलाई थी और हजारों निहत्थे लोगों को या निर्दोष लोगों को मार दिया था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। क्यों हुआ था? रॉलेट एक्ट के विरोध में। फिर उसके बाद बात खिलाफत आंदोलन की। खिलाफत आंदोलन चला था 1919 में, और ये चला क्यों था? तो देखिए तब तुर्की में 1919 में तुर्की में खलीफा नाम की एक उपाधि होती थी, तो लोगों ने खलीफा के विरोध में विद्रोह कर दिया था, क्योंकि वहाँ खलीफा का ही शासन चलता था। तो उसी तुर्की के खलीफा विद्रोह को सपोर्ट करने के लिए इंडिया में मुस्लिमों ने खिलाफत आंदोलन चलाया, जिसमें 2 अली ब्रदर्स काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहे। एक थे मोहम्मद अली और एक थे शौकत अली, एक मोहम्मद अली और एक शौकत अली। इन्हीं अली ब्रदर्स ने इंडिया में इसका नेतृत्व किया था, और इसमें गांधी जी ने भी मुसलमानों का साथ दिया था। और इसके बदले में गांधी जी ने यह कहा था, हम तुम्हारे खिलाफत मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे और तुम हमारे स्वतंत्रता आज़ादी को या स्वतंत्रता के संघर्ष को आगे बढ़ाना या हमारा साथ देना। तो मुसलमान ऐसा करने के लिए राजी हो गए थे, और इसीलिए जो खिलाफत आंदोलन है वो इंडिया में हिंदू और मुसलमान की यूनिटी का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि इसमें हिंदू भी शामिल थे और इसमें मुसलमान भी शामिल थे। तो ये था खिलाफत आंदोलन 1919 का।
फिर बात करते हैं कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन, ये हुआ था दिसंबर 1920 में। तो खैर ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन बस ये है कि यहीं से जो असहयोग आंदोलन है उसकी नींव पड़ गई थी, इसीलिए थोड़ा इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो अब बात करें असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो वह शुरुआत हुई 1 अगस्त 1920 को। और अगर आज़ादी का सबसे बड़ा अगर हम लोग आंदोलन माने तो वह असहयोग आंदोलन ही है, जिसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी एनसीएम बोला जाता है। ये शुरू हुआ था 1920 में, और जब ये शुरू हुआ था तब ये लग रहा था कि इसके लगभग 2-3 सालों में हमें आज़ादी मिल जाएगी, क्योंकि बहुत ही मास लेवल पर, बहुत ही बड़े लेवल पर यह आंदोलन हो चुका था। और इसमें जितने भी इंडियन थे सभी लोग, जैसे मोतीलाल नेहरू हैं, CR दास चक्रपाल और C राजगोपालाचारी, सैफुद्दीन किचलू, वल्लभ भाई पटेल और अरुणा आसफ अली, इन सब ने अपनी अपनी जो गवर्नमेंट प्रैक्टिस थी ब्रिटिश के अधीन वो सब छोड़ दी, यानी सबने अपनी नौकरी छोड़कर इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। इसीलिए ये लग रहा था कि हमें आज़ादी 1920 में स्टार्ट हुआ था तो 22-23 तक हमें मिल जाएगी अगर ये आंदोलन वैसे ही चलता। लेकिन इस आंदोलन में कुछ गड़बड़ी हो गई। गड़बड़ी क्या हो गई? 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा में, एक स्टेशन का नाम है, वहाँ पर हिंसक घटना हो गई। कुछ भारतीयों ने वहाँ चौरी चौरा के जो गोरखपुर में पुलिस स्टेशन है वहाँ पर आग लगा दी, और वहाँ पर कुछ दंगा भड़क गया, आपस में मारपीट हो गई। और गांधी जी को ये अच्छा नहीं लगा, क्योंकि गांधी जी सत्य और अहिंसा में विश्वास रखते थे, तो उन्होंने हिंसा को प्रमोट नहीं होने दिया। जैसे ही वहाँ पर हिंसा भड़की, उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस कर लिया या खत्म कर दिया कि अब असहयोग आंदोलन आगे नहीं बढ़ेगा। इससे बहुत लोग गांधी जी से गुस्सा हुए थे कि भाई जब आंदोलन इतना अच्छा चल रहा है और अंग्रेज सरकार घुटने अपने टेक देगी कुछ दिनों में, लेकिन फिर भी आपने इसे वापस ले लिया, तो इससे गांधी जी का अपना मत हो सकता है, क्योंकि वो हिंसा को प्रमोट नहीं करना चाहते थे। तो खैर असहयोग आंदोलन शुरू हुआ 1920 में, चौरी चौरा कांड हुआ 22 फरवरी 1922। ये डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है चौरी चौरा कांड की, क्योंकि इसमें एग्जैक्ट डेट पूछी जाती है चौरी चौरा कांड की, ये कब हुआ था। और चौरी चौरा है कहाँ? तो चौरी चौरा है गोरखपुर में। और फिर जब चौरी चौरा घटना के बाद असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिया, तब ही स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। और स्वराज पार्टी स्थापित किसने किया था? तो वह किया था मोतीलाल नेहरू और CR दास ने। मोतीलाल नेहरू और CR दास जो चक्रपाल, तो इन दोनों लोगों ने मिलकर इसको स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। फिर आगे बात करते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन, यानी जिसे HRA बोला जाता है, HRA, इसकी स्थापना हुई थी 1924 में। अब इसमें कौन था? तो इसमें जैसे राम प्रसाद बिस्मिल जी हो गए, चंद्रशेखर आजाद जी हो गए, और रोशन सिंह हो गए, राजेंद्र लाहिड़ी हो गए, यानी जितने युवा लोग थे उन्होंने मिलकर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी, और इसकी स्थापना 1924 में ही। और यही HRA बाद में 1928 में चल के HSRA हो गया था। 1928 में HSRA, जिसमें भगत सिंह लीड रोल में थे, और इसका पूरा नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो HRA 1924, HSRA 1928। फिर बात करें साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी, तो साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी 1927 में। और साइमन कमीशन का भारत कब आया था? तो वह 1928 में आया था। देखिए 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं कि उसकी नियुक्ति हुई थी 1927 में, और भारत कब आया? तो भारत आया 1928 में, जिसमें लाला लाजपत राय जी ने इनका विरोध किया। अच्छा, साइमन कमीशन में था ऐसा क्या? तो साइमन कमीशन में 7 लोगों का ये कमीशन था, यानी 7 लोगों की एक बॉडी थी, जिसमें सभी अंग्रेज थे। और इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य ये था कि भारत में लोगों को शासन कैसे करना है, इसके लिए ये कमीशन बनाया गया था। और लोगों ने इसका विरोध क्यों किया? क्योंकि देखिए इसमें थे सभी अंग्रेज, और आपको जानना है कि भारत में शासन कैसे करना है, तो उसमें इंडियन को तो शामिल करोगे ना। तो इसी के चलते इसका विरोध हुआ था 1928 में, और उसी विरोध में हमारे जो लाला लाजपत राय जी थे उनकी लाठी चार्ज में मौत हो जाती है। और वहीं से भगत सिंह कसम लेते हैं, जो आगे चल के सैंडर्स की हत्या करते हैं, और उसी को लाहौर षड्यंत्र केस बोला जाता है। तो फिलहाल साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में हुई। भारत कब आया? 1928 में। उसके बाद नेहरू रिपोर्ट एक आई, जिसमें मोतीलाल नेहरू जी अध्यक्ष थे या इसके लीड रोल थे। और इस नेहरू रिपोर्ट में था क्या? तो इसमें हमारे देश के लिए संविधान बनाने के लिए बात की गई थी, इसीलिए यह नेहरू रिपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कब आई थी? 1928 में। और इसको चेयरपर्सन कौन थे? मोतीलाल नेहरू। और इसमें यह बताना था कि इंडिया को कंप्लीट इंडिपेंडेंस दिया जाए या उसको डोमिनियन स्टेटस में रखा जाए। फिर नेक्स्ट है बारदोली सत्याग्रह। कब हुआ था? 1928 में। बारदोली सत्याग्रह का जो नेतृत्व करता था वह था सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी सरदार जी यहाँ के नेतृत्व करता थे। और इसी आंदोलन से इनको यानी पटेल जी को सरदार की उपाधि मिली थी। इसीलिए यह बारदोली सत्याग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो वल्लभ भाई पटेल थे उनको सरदार की उपाधि कब मिली या किस आंदोलन के दौरान मिली? तो बारदोली सत्याग्रह के दौरान के
आंदोलन के दौरान मिली। कब मिली? 1928 में। फिर आगे लाहौर षड्यंत्र केस, यह वही है जिसमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने अंग्रेज एसपी था सॉन्डर्स, उसकी हत्या कर दी। और हत्या क्यों थी? क्योंकि जब साइमन कमीशन भारत आया था उसके विरोध में अंग्रेजों ने लाठी चार्ज करके लाला लाजपत राय जी को मार डाला था। उसी के बदले में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने लाहौर में षड्यंत्र रचा और सॉन्डर्स की हत्या कर दी। यही था लाहौर षड्यंत्र केस। फिर आगे बात करते हैं कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट अधिवेशनों में से एक 1929 में हुआ। और इसमें जो सबसे बड़ी मांग थी वह थी पूर्ण स्वराज, यानी पहली बार भारतीयों ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। इससे पहले सब लोग डोमिनियन स्टेटस चाहते थे। डोमिनियन स्टेटस का मतलब कि अंग्रेज हम पर राज करें, यानी फाइनल अथॉरिटी अंग्रेज की हो, बाकी हम लोग अपना शासन करते रहें। लेकिन जब कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ या सेशन हुआ 1929 में, तब पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई। और इसी अधिवेशन में जो हमारा तिरंगा है उसको अडॉप्ट किया था, यानी 3 कलर वाले झंडे को अडॉप्ट किया गया था। इसीलिए ये सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट है नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था 12 मार्च 1930 को 5 अप्रैल से 1930 तक। इसमें अंग्रेज लोग इंडियन को नमक बनाने का अधिकार नहीं दे रहे थे, इसीलिए गांधी जी ने नमक सत्याग्रह किया और नमक बना के इसका कानून तोड़ा। नमक बनाने का मतलब उन्होंने हाथ मुट्ठी में नमक को ले लिया, इसी को कहते हैं नमक कानून उन्होंने तोड़ा। बाकी उन्होंने ऐसा कोई नमक बनाया नहीं था, बस उसको मुट्ठी में ले लिया था। और गांधी जी ने 73 अनुयायियों के साथ अपने साबरमती आश्रम से दांडी तक की पैदल यात्रा की थी। इसी को बोलते हैं दांडी मार्च। ये किया किस लिए था? और ये किया था नमक सत्याग्रह के लिए, नमक कानून को तोड़ने के लिए। तो ये था नमक सत्याग्रह और दांडी मार्च के बारे में। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी सीडीएम बोला जाता है, ये शुरू हुआ था 6 अप्रैल 1930 को। इसकी डेट इतनी मायने नहीं रखती, इसका ईयर मायने रखता है 1930। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू हुआ और ये सविनय अवज्ञा भी वैसा ही था कि अंग्रेज की हम लोग कोई बात नहीं मानेंगे, यानी सब कुछ बॉयकॉट करेंगे, सब चीज का बहिष्कार करेंगे, अंग्रेजी चीज का बहिष्कार करेंगे, अंग्रेजी कपड़ों का बहिष्कार करेंगे और हम लोग अपना स्वदेशी अपनाएंगे। यही था सविनय अवज्ञा आंदोलन। कब हुआ था? 1930 में। फिर बात कर रहे हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन, जिसे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बोला जाता है। अब इसकी क्या कहानी है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की? तो देखिए, लंदन में ऐसे एक गोल मेज थी, मतलब गोल मेज, ये गोल मेज है ना, इसीलिए इसको गोल मेज आंदोलन या सम्मेलन बोलते हैं। ये आंदोलन नहीं होगा, इसको सम्मेलन ज्यादा सही रहेगा, गोल मेज सम्मेलन इसे बोलते हैं। अंग्रेजों ने पहली बार भारतीयों को आमने सामने बैठने के लिए बुलाया कि भैया आप लोग आओ और हम लोग साथ में बैठ के बातें करेंगे। यही था गोल मेज सम्मेलन, यानी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ये राउंड टेबल है ना, गोल टेबल है, इसी में कॉन्फ्रेंस या सम्मेलन हुआ था, इसीलिए इसको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बोला जाता था। और पहली बार जब हुआ था, क्योंकि इसमें 3 हुई हैं, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं, पहली बार में गांधी जी गए नहीं थे, इसीलिए इसका ज़्यादा महत्व हुआ नहीं और इसीलिए पहला गोलमेज सम्मेलन बेकार ही था। लेकिन इसका हमारे लिए ईयर इंपॉर्टेंट है कि पहली बार कब हुआ था, तो 1930 में हुआ। और गोलमेज सम्मेलन में जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है वह ये बनता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन को अटेंड करने वाला इकलौता भारतीय कौन है? तो वह है BR अम्बेडकर, यानी भीमराव अम्बेडकर जी। इकलौते ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस या गोलमेज सम्मेलन को अटेंड किया था। फिर आगे बात कर ले गांधी इरविन समझौता की। ये हुआ था 8 मार्च 1931 और ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि यहीं से माना जाता है कि गांधी जी ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी से क्यों नहीं बचाया। क्योंकि गांधी और उस समय के जो हमारे वाइसराय थे इरविन, उनके बीच में कुछ बातें हुई थी, कुछ बातें गांधी जी ने कही थी, कुछ बातें इरविन ने कही थी। जो बातें गांधी जी ने कही वह इरविन ने मानी और जो इरविन ने कही वह गांधी जी ने मानी। इसीलिए लोग कहते हैं कि आपने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी से क्यों नहीं बचाया, या उनके लिए यह मांग क्यों नहीं की कि उन्हें फांसी न दी जाए, आजीवन कारावास ही दे दिया जाए। हालांकि ऐसे बहुत से सवाल उठते रहे हैं कि गांधी जी ने ऐसा क्यों नहीं किया या ऐसा क्यों किया। तो गांधी इरविन पैक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 8 मार्च 1931 को हुआ और उसी के बाद 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई थी। हालांकि उनकी जो डेट मुकर्रर हुई थी वो 24 मार्च हुई थी, लेकिन एक दिन पहले ही इतनी भीड़ जमा हो गई थी कि एक दिन पहले ही उन्हें फांसी देना पड़ा। इसीलिए 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है हर साल हमारे भारत में। और जब ये गांधी इरविन पैक्ट हो गया था, उसके बाद जब गांधी जी पंजाब गए थे, तब गांधी जी का पंजाब में बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था। लोगों ने काले झंडे दिखाकर गांधी जी से ये सवाल किया कि आपने भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को क्यों नहीं बचाया, और काले झंडे से गांधी जी का बॉयकॉट किया या बहिष्कार किया। ये था गांधी इरविन पैक्ट। तो फिलहाल आज काफ़ी टाइम हो चुका है, लगभग 19 मिनट हो चुके हैं, लेकिन अभी हमारे पास 3-4 स्लाइड्स हैं। ये है और ये है और फिर लास्ट में ये है अगस्त तक, स्वतंत्रता तक। तो इसको हम लोग बाद में भी डिस्कस कर लेंगे, आज काफ़ी टाइम हो चुका है।
तो जो बची हुई स्लाइड्स हैं, जो बाकी बचे हुए आंदोलन हैं, उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। बाकी आप लोग यह बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। मुझे उम्मीद है कि मैं जो भी किसी आंदोलन से रिलेटेड फैक्ट बन सकता था, मैंने आप सब तक डिलीवर किया है और आपने भी उसको अच्छे से सुना और समझा होगा। तो वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसका पार्ट 2 आना है, क्योंकि इसमें अभी कुछ स्लाइड्स रह गई हैं, क्योंकि हम लोग 1947 तक डिस्कस करेंगे तो अभी 1931 तक ही कंप्लीट हो पाया है। तो नेक्स्ट सेशन के लिए वीडियो चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि हिस्ट्री में अगर कुछ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है तो वह मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है, और स्पेशली उसमें स्वतंत्रता आंदोलन। और आप लोगों ने भी रियलाइज़ किया होगा कि जो भी मैंने बताया है लगभग क्वेश्चन वहीं से पूछे जाते रहे हैं। तो वीडियो कैसा लगे हमें कमेंट में बताइएगा। बाकी मुझे उम्मीद है कि मैंने बहुत कुछ आप लोगों तक पहुंचा दिया है इस वीडियो के माध्यम से। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।